और फिक्र में अब समय है 2 मिनट में देश की 9 बड़ी खबरें दिखाने का। आप एकदम अपडेटेड हो जाएंगे। देखिए, पहली बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है, आपको बताना बहुत जरूरी है। मणिपुर के जीरीबाम में सुरक्षा बल के जवानों के साथ हुई मुठभेड़ में 10 उग्रवादी मारे गए। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। फायरिंग में सीआरपीएफ का एक जवान वो घायल हो गया। इस बीच बड़ी खबर है, गुजरात के वडोदरा में इंडियन ऑयल की रिफाइनरी में तेज धमाके के बाद आग लग गई है और काला धुआं छा गया। पुलिस मौके पर मौजूद है। बताया यह जा रहा है कि ब्लास्ट की आवाज 8 किलोमीटर दूर तक सुनाई पड़ी है। और झारखंड में पहले चरण के मतदान के लिए आज प्रचार थम गया है। 13 नवंबर को राज्य की 43 सीटों पर मतदान होगा। इसके अलावा वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए भी वोट डाले जाएंगे। इस बीच दिल्ली में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी कई मौजूदा विधायकों के टिकट काट सकती है। अरविंद केजरीवाल ने एक कार्यक्रम में संकेत देते हुए कहा कि इस बार सोच समझ कर टिकट देंगे, मेरा कोई रिश्तेदार या भाई भतीजा नहीं है। इस सब के बीच में महाराष्ट्र के यवतमाल में चुनाव आयोग के कर्मचारियों ने उद्धव ठाकरे के बैग और सामान की जांच की। इस दौरान उद्धव ने सवाल किया कि अब तक कितने नेताओं का बैग चेक किया है, क्या मैं ही पहला ग्राहक मिला। और मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को राहत मिल गई है। कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील विवेक तन्खा की ओर से दायर इस मामले में शिवराज सिंह की याचिका पर कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। साथ ही शिवराज और 2 अन्य बीजेपी नेताओं के खिलाफ जमानती वारंट की तामील पर रोक लगा दी है। इस सब के बीच में यूपी के प्रयागराज में छात्रों ने पीसीएस, आरओ और एआरओ परीक्षा एक ही दिन में शिफ्ट कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी छात्रों ने लोक सेवा आयोग के सामने धरना भी दिया है। इस सब के बीच में इराक में लड़कियों की शादी की उम्र 9 साल करने की तैयारी है। अभी उम्र 18 साल है और कानूनी अनुमति के साथ 15 साल की उम्र में शादी हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं को तलाक, बच्चों की कस्टडी और विरासत के अधिकार से वंचित करने के लिए भी संशोधन प्रस्तावित किए गए। अजरबैजान में जलवायु सम्मेलन COP29 आज से शुरू हो गया। विशेषज्ञों ने बताया है कि 2024 सबसे गर्म साल बनने की राह पर है। नवंबर 2024 अब तक का सबसे गर्म नवंबर है। विशेषज्ञों का कहना है कि क्लाइमेट चेंज इसकी बड़ी वजह बन सकती है। आज फिक्र का पहला फोकस 2 बड़े चेहरों पर है और उनके बयानों पर है। जो पहला कैरेक्टर है वो है मुस्लिम धर्मगुरु और इत्तेहाद मिल्लत परिषद के प्रमुख तौकीर रजा, जो अपने मुस्लिम कार्ड वाली तकरीरों से चर्चा में रहते हैं। बरेली के तौकीर रजा ने इस बार जयपुर से वक्फ संशोधन बिल पर भड़काऊ बातें कही हैं। मुसलमानों को एकजुट होकर दिल्ली का घेराव करने की अपील कही है। फिक्र में दूसरा चेहरा है कथावाचक देवकीनंदन महाराज का, जिन्होंने वक्फ बोर्ड की तरह ही सनातन बोर्ड बनाने की वकालत की है। दिल्ली में 16 नवंबर को सनातन धर्म संसद भी है, जिसमें वो ये मुद्दा उठा सकते हैं। लेकिन देवकीनंदन महाराज ने लगे हाथ तौकीर रजा को कड़ा जवाब भी दे दिया। उन्होंने जवाब में कहा है कि हम सनातनियों को एकजुट होकर दिल्ली को बचाना है। तो क्या है दोनों के बीच छिड़ा ये धार्मिक कलेश, आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। सबसे पहले तौकीर रजा की बात कर लेते हैं, जिनके ताजा बयान पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर वक्फ संशोधन बिल के विरोध का ये कौन सा तरीका है। पहले आप वक्फ संशोधन बिल पर तौकीर रजा का ये पूरा बयान सुनिए, जो उन्होंने रविवार को जयपुर में बुलाई गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। उस मंच का नाम था तहफ़्फ़ुज़ औकाफ कॉन्फ्रेंस। तुम आओ, 24 तारीख को ये बात होगी, ये दिखाया जाएगा कि आज हम पूरे अमन के साथ आए हैं, हाथ में तिरंगा लेकर आए हैं, कानून अपने हाथ में नहीं लिया है, कानून के दायरे में आए हैं। लेकिन अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो 15 दिन के बाद फिर आएंगे और उस दिन तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, उस दिन हम अपने तरीके से आएंगे। आप जयपुर से चलो तो दिल्ली तक जाम होना चाहिए। इस अंदाज में अगर निकलोगे तो तुम्हारी सुनी जाएगी। आओ कि हमारी तादाद को छुपाते हो, जिस दिन हम सड़कों पर आएंगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी और तुम हमारी बात सुनने पर मजबूर हो जाओगे। हमारे नौजवान बुज़दिल नहीं है, ये बात मैंने बार बार कही है कि हमारे उलमा ने, हमारे दानिशवरों ने, हमारा कायदीन ने अपने नौजवानों को कंट्रोल करके रखा है। जिस दिन ये नौजवान हमारे कंट्रोल से बाहर हो गए तो तुम्हारे बस की बात नहीं है कि इनको कब्जे में कर सको।
पहले तो सबसे पहले अपनी जुबान और अपने अंदाज और अपनी तकरीरों पर कंट्रोल की आवश्यकता है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है इनके लिए। आपने तौकीर रजा का ये पूरा बयान सुन लिया, उनकी इन बातों से आपने ये भी अंदाजा लगा लिया होगा कि उनके इस बयान में भड़काने वाली मात्रा कितनी ज्यादा है। लेकिन फिर भी हम उनकी मंशा को थोड़ा और सरल भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। वैसे तो आप समझदार हैं, काफी कुछ समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी जैसे कि उन्होंने वक्फ संशोधन बिल का विरोध करने के लिए दिल्ली कूच की 2 तारीखें दी। पहली तारीख 24 नवंबर, जिसमें उन्होंने मुस्लिम युवकों से तिरंगा हाथ में लेकर आने को कहा है। मतलब वो पहली बार में तो संवैधानिक तरीके से विरोध प्रदर्शन करने का भरोसा दिला रहे हैं। इसके बाद सरकार की ओर से उनकी बात ना माने जाने पर दूसरी तारीख ठीक 15 दिन बाद यानी कि 9 दिसंबर की है। उस समय उन्होंने अपने तरीके से मामले को देखने की बात कही है। तौकीर रजा से पूछा जाना चाहिए कि आपने अपने तरीके से दिल्ली आने का मतलब क्या होता है। क्या वो देश के संविधान को चुनौती देना चाहते हैं? तौकीर रजा ने कहा कि मुस्लिम एक साथ निकलेंगे तो उनकी सुनी जाएगी। तो क्या तौकीर रजा कानून के खिलाफ भीड़ तंत्र को खड़ा करना चाहते हैं? तौकीर रजा ने कहा कि हम सड़कों पर आएंगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी। तो हमने अपने नौजवानों को कंट्रोल में करके रखा है। सवाल यह है कि लोकतांत्रिक देश में सार्वजनिक मंचों से ऐसे बयानों की छूट आखिर कैसे मिल जाती है? वक्फ संशोधन बिल ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में, वहां पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के लोग हैं। यह एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसमें सर्वसम्मति से फैसला लिया जाना है। इसीलिए जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं, अलग अलग राजनीतिक दलों संस्थाओं से मुलाकात कर रहे हैं। जेपीसी में शामिल विपक्षी सांसदों ने उनकी राज्य यात्राओं पर नाराजगी जताई। उनका कहना है कि शिकायतों का समाधान करने का आश्वासन देने के बावजूद जगदंबिका पाल ने राज्यों का दौरा जारी रखा। जबकि जगदंबिका पाल का तर्क यह है कि यह अनौपचारिक प्रक्रिया है। लेकिन आप देखिए कि यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है, जिसमें हर बार बड़े मसलों पर आम सहमति बनाने की कोशिश होती है। लेकिन तौकीर रजा इसके उलट जहरीली बयानबाजी कर रहे हैं, जिस पर भारी राजनीतिक कलेश मच चुका है। कभी मदनी डराते कि 5 लाख लोग लेकर के आएंगे, अभी तौकीर रजा डरा रहे हैं, कभी ओवैसी के भाई चिल्लाते। ये समझ क्या लिया? तौकीर रजा को खुली चुनौती है कि अब बदला हुआ भारत है। कि ये एक्ट मैं समझता हूं आजादी के बाद हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान के ऊपर अगर सबसे बड़ा कोई हमला हुआ है तो ये हमला है। जो कह रहे हैं ना कि दिल्ली को घेर लो, 24 को जाएंगे, उसके बाद 15 दिन बाद आएंगे और उसके बाद क्या होगा वो फिर दिल्ली सरकार जाने, यही बयान है ना, यही बयान है ना। तो उन लोगों की तो योजना है, आज नहीं तो कल वो दिल्ली को घेरेंगे। अब प्लान ये करना है कि हमें क्या करना है, हमें दिल्ली को घिरने देना है, दिल्ली को जाने देना है या दिल्ली को बचाना है। हिंदू धर्म गुरु हो चाहे मुस्लिम धर्म गुरु हो, किसी भी जाति धर्म के गुरु यदि संविधान के खिलाफ बात करते हैं तो गलत है। हमें बात वो करनी पड़ेगी जो देश के हित में हो, संविधान के अनुसार हो। फिक्र में अब हम आपको आगे वक्फ बिल पर अपडेट देते रहेंगे, लेकिन वक्फ बोर्ड की तरह एक और बोर्ड की बात कर लेते हैं जिसके गठन की मांग जोर पकड़ती जा रही है। हम बात कर रहे हैं सनातन बोर्ड की, जिसकी मांग कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने उठाई है और उस पर भी राजनीतिक कलेश मचा हुआ है। देवकीनंदन ठाकुर ने कहा है कि सनातन बोर्ड को वक्फ जितनी जमीन मिले। दिल्ली में 16 नवंबर को सनातन धर्म संसद है, साधु संतों की बैठक होगी, देश भर से कई कथाकार भी जुटेंगे और इसमें आम लोगों से भी आने की अपील की गई है। अगर सनातन धर्म संसद के मुद्दे की बात करें तो मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का भव्य निर्माण, प्रसाद में मिलावट पर कड़ी कार्रवाई, लव जिहाद, गौ रक्षा और धर्मांतरण पर इस धर्म संसद में मंथन हो सकता है। इस देश में वक्फ बोर्ड रहेगा तो हमें सनातन बोर्ड चाहिए ही चाहिए। सनातन बोर्ड के द्वारा हम अपनी सब चीजों का रक्षण करेंगे और सनातन बोर्ड के लिए निर्माण के लिए, कृष्ण भूमि के निर्माण के लिए 16 तारीख को बहुत बड़ी संख्या में
दिल्ली में सनातन इकट्ठे होंगे। और जो भी आपके चैनलों के माध्यम से सुन रहे हैं, हम सबसे कह रहे हैं 16 तारीख को इतनी बड़ी संख्या में आइए कि दिल्ली और जितने भी पॉलिटिशियन हैं वो सनातन बोर्ड बनाएं। अब फिक्र की चुनावी फाइल्स खोलते हैं। महाराष्ट्र में एक नारे पर अपनों में कलेश क्या हुआ, तुरंत दूसरे नारे से इसे रिप्लेस करने की कोशिश शुरू हो गई। महाराष्ट्र में बीजेपी की तरफ से एक है तो सेफ है का विज्ञापन छपाया गया है। सवाल है कि वोटिंग से 9 दिन पहले पार्टी को ऐसा क्यों करना पड़ा। बटेंगे तो कटेंगे योगी आदित्यनाथ का दिया नारा है, जबकि पीएम मोदी एक है तो सेफ है का नारा बुलंद कर रहे हैं। चुनावी मौसम में ये दोनों नारे खूब ट्रेंडिंग हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बीजेपी आधिकारिक तौर पर एक है तो सेफ है को सर्टिफाइड और पॉलिटिकली करेक्ट मानकर चल रही है, इसीलिए उसके करीब जा रही है। लेकिन क्या यह अजीत पवार के बयान का साइड इफेक्ट है? पिछले हफ्ते जूनियर पवार ने बटेंगे तो कटेंगे नारे से किनारा करते हुए इस पर कड़ा एतराज जताया था। सहयोगियों को बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक चुभ रहा था। शायद इसीलिए बीजेपी ने बीच की रणनीति अपनाई और एक है तो सेफ है को आगे किया गया है। बाकायदा फ्रंट पेज पर विज्ञापन छपाया गया, जिसे लेकर राजनीतिक विमर्श शुरू हो गया। इस एक लाइन में कई संदेश छिपे हैं। सफेद बैकग्राउंड में भगवा रंग से लिखा है एक है तो सेफ है। इसमें नीचे महायुति के तीनों दल हैं, बीच में बीजेपी है, एक और अजीत पवार की एनसीपी और दूसरी ओर एकनाथ शिंदे की शिवसेना का चुनाव चिन्ह है। बाकी इस एड में कुछ भी नहीं लिखा है। लेकिन इस विज्ञापन की एक खास बात है, सबसे ऊपर जो एक लिखा है इसके अंदर महाराष्ट्र में विभिन्न जाति और वर्गों की लगाई जाने वाली पगड़ियां बनी है। शायद इस विज्ञापन में मराठी पगड़ी को एक शब्द से जोड़कर बीजेपी ने लोगों को जाति के आधार पर ना बंटने का संदेश दिया है। आप कह सकते हैं कि यह विज्ञापन काफी सोच समझकर तैयार किया गया है। हालांकि इस विज्ञापन के बाद नए सिरे से बयानों की फायरिंग शुरू हो गई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के एक ऐड ने बवाल मचा दिया है। दरअसल अखबारों में आज एक ऐड दिया गया जिसकी कॉपी हमारे पास है, TV9 भारतवर्ष के पास, और इस ऐड में लिखा गया है एक है तो सेफ है। इस तरह के नारे प्रधानमंत्री अपनी रैलियों में भी कहते आ रहे हैं। एक है तो सेफ है वो बोल रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे योगी बोल रहे हैं। पहले मैं उन दोनों में डिसाइड कर लेने दो, क्या बटेंगे तो कटेंगे स्लोगन चलेगा, क्या एक है तो सेफ है चलेगा। उनकी मंशा ये है किसी न किसी हालत में यूनिटी को धक्का देना। ये साजिश है कि इस तरह का विज्ञापन देना, एक है तो सेफ है, संविधान और आरक्षण पर सीधे सीधे हमले की साजिश बनाई जा रही है। महाराष्ट्र की जनता, बाबा साहब अंबेडकर की भूमि की जनता इसको सफल नहीं होने देगी। आखिर वो एडवर्टाइज है, वो तो सिंबॉलिक ही रहेगी एडवर्टाइज। सिर्फ एक समुदाय की टोपी इसमें नहीं है। इसमें कांग्रेस को आपत्ति है, यानी कांग्रेस की वोटों की राजनीति कितनी गंदी है। हर चीज में, कोई भी चीज हो, उनको सिर्फ वही विशिष्ट समुदाय का हित यही सामने दिखता है, बाकी हिंदुओं के बारे में उनको कोई प्रेम नहीं दिखता। भाई और बहनों, एक रहेगा तो सेफ रहेगा, अगर एक नहीं रहेगा रोटी माटी बेटी हाथ से निकाल जाएगा। जहां तक माननीय प्रधानमंत्री का बयान है, ऐसे बयान से देश एक होगा। उन्होंने किसी कम्युनिटी को टारगेट नहीं किया। आप देख ही रहे हैं कि महाराष्ट्र का सियासी तापमान और वहां प्रचार कर रहे नेताओं का जोश कितना हाई है। इस सब के बीच 82 वर्ष के मल्लिकार्जुन खड़गे का एक बयान अलग ही लेवल पर ट्रेंड कर रहा है और इस पर प्रतिक्रियाओं की चिंगारियां भड़क उठी हैं। मुंबई में संविधान बचाओ सम्मेलन में खड़गे जी ने योगी आदित्यनाथ को वेशभूषा वाले व्यंग बाण से सीधा हिट कर दिया। भगवा वस्त्र वाली वेशभूषा, नारे और राजनीति को लेकर भी सवाल उठाए। खड़गे ने जो कहा वो यूपी के मुख्यमंत्री और बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ के लिए चुभने वाला है। जाहिर है इस पर कलेश तो होना ही था। पहले सुनते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा, फिर आगे बढ़ेंगे। वो आए
कौन एक साधु के बेस में रहते हैं, लेकिन अच्छे पॉलिटिशियंस बन गए हैं, चीफ मिनिस्टर भी बने हैं और उनका गेरुआ कपड़े पहनते हैं और सर पे बाल भी नहीं रखते। तो ऐसे एक नेता है जो बीजेपी ने पैदा किए। ठीक है कि हम मुझसे कोई, मैं ये कह रहा हूं उनको, बीजेपी को, या तो सफेद कपड़े डालो, या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। भाई उसकी पवित्रता क्या रही? दूसरों को उपदेश करते हो, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हो, और ये क्यों डाले? जाहिर है जब योगी आदित्यनाथ को खड़गे ने इस तरह सियासी टक्कर मारी तो जवाबी बयानबाजी होनी ही थी। साधु महात्माओं के खिलाफ, सनातन संस्कृति के खिलाफ बयानबाजी की है। मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। पार्टी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए और इस प्रकार की बयानबाजी को देश की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग डर के व्यापारी हैं और भय का कारोबार कर रहे हैं, भय का कारोबार कर रहे हैं। इसीलिए विकास की बातें नहीं कर रहे हैं, ये केवल विनाश की बातें कर रहे हैं, विनाश की बातें कर रहे हैं। खड़गे जी का बयान उनके पद की गरिमा के अनुकूल नहीं है। उन्हें साधु संतों के बारे में इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। 70 सालों तक अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति का अनुसरण कर देश को कमजोर किया कांग्रेस पार्टी के लोगों ने। वे साधु संतों पर टिप्पणी करने का अधिकार खो चुके हैं। अब लेटेस्ट अपडेट यह आ रहा है कि योगी आदित्यनाथ पर मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान का जो मुद्दा है वो चुनाव आयोग पहुंच गया है। बीजेपी ने चुनाव आयोग से खड़गे की टिप्पणी को लेकर शिकायत की है। लेकिन अब चलते हैं मुंबई से 1100 किलोमीटर दूर केरल के वायनाड, जहां जमाते इस्लामी से समर्थन के मुद्दे पर वोटिंग से ठीक पहले सियासी जंग शुरू हो गई। इस सियासी लड़ाई में एक तरफ कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका गांधी हैं और दूसरी तरफ केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन। इस खबर को समझने से पहले थोड़ा आज के प्रचार की झलक देख लेते हैं। इस हाई प्रोफाइल सीट पर सिर्फ 2 दिन बाद 13 नवंबर को वोटिंग होनी है। आज चुनाव प्रचार थम गया। प्रचार के आखिरी दिन प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने रोड शो किया। बारिश के बावजूद ये रोड शो किया गया। यहां के पूर्व सांसद राहुल गांधी ने कहा कि वायनाड के लोगों के प्यार और स्नेह से राजनीति बदल गई। प्रियंका गांधी ने भी वायनाड की जनता से भावुक अपील की। எல்லாவருக்கும் நமஸ்காரம். நீங்களுடைய ஸ்நேகத்தினை நன்றி. I will not bow, I will not bend, I will not compromise with our ideals, with the ideals of the Constitution and this country. If you give me a chance to repay this love and to work hard for you, to fight shoulder to shoulder with you for all your problems to be resolved, Rahul will tell you that I am the best fighter you can get. So when I first went on the Bharat Chodo Yatra, I was a bit surprised because it was a political walk. Most of the walk was political. To give a message that everybody should stand together, everybody should be united. After I came to Wayanad, suddenly I started using the word love in politics. And I realized that it is because the people of Wayanad gave me so much love and affection that my entire politics changed. I realized that the only weapon to actually counter hatred, anger, is love and affection. वायनाड में चुनाव प्रचार के बाद जमाते इस्लामी वाले कलेश पर आते हैं।
केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने कांग्रेस पर जमाते इस्लामी का समर्थन लेने का आरोप लगाया है। पिनरई विजयन ने दावा किया है कि कांग्रेस की अगुवाई वाले यूडीएफ उम्मीदवार प्रियंका गांधी को जमात ने समर्थन दिया है और जमात के समर्थन से चुनाव लड़ रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हम सभी जमात की विचारधारा से परिचित हैं। इन आरोपों पर प्रियंका गांधी ने कहा कि चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ा जाना चाहिए, मुद्दों से ध्यान नहीं भटकाना चाहिए। वायनाड में प्रियंका गांधी का सीधा मुकाबला सीपीआई के सत्यन मुकेरी और बीजेपी की नव्या हरिदास के बीच माना जा रहा है। फिक्र में अब बात देश के नए चीफ जस्टिस की। जस्टिस संजीव खन्ना आज से सुप्रीम कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। संजीव खन्ना को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलाई। उन्होंने पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की जगह ली है, जो 10 नवंबर को रिटायर हो गए, और उन्होंने ही चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के नाम की सिफारिश की थी। अब 64 वर्ष के जस्टिस संजीव खन्ना देश के 51वें चीफ जस्टिस बन गए। हालांकि एक दिलचस्प बात यह है कि उनका कार्यकाल सिर्फ 6 महीने का ही होगा और वो 13 मई 2025 को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट से वकालत शुरू की। वर्ष 2005 में वो हाई कोर्ट के जज बने, जहां उन्होंने 13 साल तक पद संभाला और फिर 2019 में जस्टिस खन्ना को प्रमोट करके सुप्रीम कोर्ट जज बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट में अपने 6 साल के करियर में चीफ जस्टिस संजीव खन्ना 450 बेंचों के हिस्सा रहे और उन्होंने खुद 115 फैसले लिखे। और अब उनका 6 महीने का कार्यकाल भी बहुत अहम होने वाला है, क्योंकि इस दौरान वो 5 ऐसे बड़े मामलों की सुनवाई करने वाले हैं जिन पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। इस टर्म में चीफ जस्टिस मैरिटल रेप केस की सुनवाई करेंगे और तय करेंगे कि मैरिटल रेप अपराध है या नहीं। इसके अलावा वो चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया के मामले में सुनवाई करेंगे। बिहार में जाति जनगणना की वैधता पर दायर याचिका को सुनेंगे। साथ ही इस दौरान उन्हें सबरीमला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर दायर पुनर्विचार याचिका और राजद्रोह की संवैधानिकता जैसे कई बड़े मामलों की सुनवाई करनी है। सुप्रीम कोर्ट में आज देश के नए चीफ जस्टिस की नियुक्ति हो गई, तो वहीं आज पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट में एक अहम सुनवाई हुई है। दिल्ली में पूरे साल किसी न किसी जश्न की वजह से आतिशबाजी होती रहती है, कभी चुनावी जीत के जश्न में तो कभी किसी की शादी और दूसरे फंक्शन में पटाखों का शोर सुनाई देता है। पटाखों से हो रहे इस प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट एकदम सख्त है और साल भर पटाखों पर प्रतिबंध लगाने पर सवाल जवाब कर रहा है। कोर्ट ने आज दिल्ली सरकार को फटकार लगाई और दिल्ली पुलिस से भी जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, दिल्ली सरकार ने बैन लगाने में 14 अक्टूबर तक देर क्यों की? पटाखों पर बैन का आदेश केवल दीपावली तक क्यों सीमित है? कोई धर्म प्रदूषण बढ़ाने का को प्रोत्साहन नहीं देता। सभी को अनुच्छेद 21 के तहत प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने का अधिकार है। दिल्ली सरकार पूरे वर्ष पटाखों पर बैन को लेकर अंतिम फैसला ले। दिल्ली पुलिस पटाखों पर बैन के लिए स्पेशल सेल बनाए। दिल्ली पुलिस कमिश्नर निजी तौर पर 25 नवंबर तक हलफनामा दाखिल कर बताएं कि उन्होंने क्या क्या कदम उठाए हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से साफ साफ शब्दों में पूछ लिया है कि वो साल भर दिल्ली में पटाखों के बैन पर क्या कर रही है। वहां से जवाब आया, हम सभी संबंधित विभागों से बात करके इस बारे में आपको जांच रिपोर्ट देंगे। खैर, अब फिक्र के डेटा कैप्सूल के सेवन का समय हो गया है। दीपावली पर मिठाइयों की ऑनलाइन बिक्री ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मिठाइयां दोगुनी बिकी हैं और बाजी मारी है काजू कतली और सोन पापड़ी ने। इस वर्ष दीपावली के दौरान मिठाइयों की ऑनलाइन बिक्री लगभग 5,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। आपने अगर भोजन कर लिया है तो मुंह में पानी जरूर आएगा। खैर, पिछले साल यह आंकड़ा 2300 करोड़ रुपए था। दीपावली के दौरान मिठाइयों का कुल कारोबार 25,000 करोड़ रुपए का रहा, जिसमें ऑनलाइन बिक्री भी शामिल है। पिछले साल यह आंकड़ा 19,000 करोड़ रुपए था। इनमें सबसे ज्यादा बिकने वाली मिठाइयां रही हैं काजू कतली। वो कहते हैं ना, जब कुछ समझ में नहीं आए तो 2 मिठाइयां तुरंत पकड़ लीजिए, काजू कतली और सोन पापड़ी, जो कि नंबर 2 है। सोन पापड़ी और बेसन की मिठाइयां जैसे बेसन के लड्डू, पतीसा, बूंदी के लड्डू, यानी दीपावली की मिठाइयां भारतीयों ने खूब खरीदी, खूब खाई और दूसरों के हाथ में भी गिफ्ट के रूप में थमाई। हो सकता है काजू कतली और सोन पापड़ी के डिब्बे आपके हाथों से भी गुजरे हों या पेट में भी टिके हों। वैसे भारत में कई छोटे मंत्रालयों का वार्षिक बजट 25,000 करोड़ रुपए से कम होता है। खैर, फिक्र में अब भारतीय सेनाओं के।
दो ऐसे अचूक हथियारों पर हमारा फोकस है जो अपने मिशन को सफल बनाने में सबसे कारगर माने जा रहे हैं। सबसे पहले आतंकियों की नींद उड़ाने वाले पॉकेट ड्रोन की बात करते हैं। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में बीते दिनों आतंकियों से मुठभेड़ में ड्रोन का इस्तेमाल किया। ड्रोन से ऐसा ही एक सफल ऑपरेशन भारतीय सेना ने सोपोर में किया। तब ड्रोन की मदद से 2 आतंकियों को खोजने और उन्हें मार गिराने में सफलता मिल पाई। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये कोई मामूली ड्रोन नहीं है। ये देख रहे हैं आप, वो बारिशों में जो पतंगे उड़ते हैं उतना बड़ा ड्रोन है। इसका साइज इतना छोटा है कि ये ड्रोन हथेली पर समा जाए, और वजन आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे, सिर्फ 33 ग्राम, 33 ग्राम्स। ठीक सुना आपने, 33 ग्राम का ये बेहद हल्का ड्रोन आतंकियों का काल बन रहा है। हमारी संवाददाता अंजू निर्वाण ने एक्सक्लूसिव जानकारी दी है कि भारतीय सेना आतंकियों को बिल से बाहर निकालने के लिए इसी नैनो ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। हम आपको इस खास ड्रोन के बारे में और विस्तार से बताते हैं। ये माइक्रो लाइट ड्रोन किसी कीट पतंगे की तरह दिखाई देता है। ये देखिए जरा, इसका नाम ब्लैक हॉर्नेट है। घने जंगलों से लाइव फीड भेज सकता है, आसानी से जंगलों में किसी भी गुफा में घुस सकता है, इमारतों के अंदर भी इससे लाइव फीड मिल सकती है और आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिल सकती है। गोलीबारी के दौरान चुपचाप सटीक लक्ष्यों की जानकारी दे सकता है। दिखने में इसकी बनावट छोटे हेलीकॉप्टर जैसी है। इसकी रेंज करीब 2 किलोमीटर की है, यानी अगर 2 किलोमीटर दूर कोई आतंकी किसी खास जगह पर छिपा है तो उसके बारे में जानने के लिए भारतीय सैनिकों को करीब जाने की जरूरत नहीं है। पहले इस ड्रोन के जरिए उस आतंकी का पता आसानी से लग सकता है, फिर उसके बाद खास रणनीति बनाकर आतंकी का दी एंड एक अलग ड्रोन से किया जा सकता है। बिना सैनिकों की जान गंवाए ये पूरा काम हो सकता है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, इसमें एक छोटा सा एंटीना लगा है। ये खिड़की या दरवाजे से भी कमरे में घुस सकता है, टारगेट की पहचान कर सकता है। इसमें फ्रंट पर कलर पिक्चर देने वाला हाई रेजोल्यूशन एक एडवांस कैमरा है। ये ड्रोन इसकी मदद से रियल टाइम तस्वीरें भेजता है। सबसे बड़ी बात, इसका इस्तेमाल बंधक संकट के वक्त भी कारगर हो सकता है। आपको बता दें कि ऐसे ही नैनो ड्रोन्स का इस्तेमाल गाजा की सुरंगों में इजराइल की सेना भी कर रही है। चूंकि ये कीट पतंगों की तरह बहुत छोटा होता है, इसीलिए इसकी उड़ान पर जल्दी किसी का ध्यान नहीं जाता है और अपने मिशन को सफल बनाकर ये लौटता है। भारत में पहली बार यह ड्रोन वर्ष 2018 में एनएसजी में शामिल हुआ था और अब जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय राइफल्स इसका इस्तेमाल तेजी से कर रहा है। आपने ड्रोन की ताकत देख ली, अब आपको भारत के रॉकेट फोर्स का परिचय देते हैं। असल में भारतीय सेना ने रॉकेट फोर्स से दुश्मनों के दिलों को दिलाने की विनाशक तैयारी कर ली है। रॉकेट फोर्स से पहले वो बड़ी जानकारी जो कल सामने आई। भारतीय सेना ने सूत्रों के हवाले से बताया कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ बहुत जल्द एक मिसाइल का परीक्षण करने वाला है। ये एक एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 1000 किलोमीटर की बताई जा रही है, यानी नई और लंबी दूरी की एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल 1000 किलोमीटर दूर समंदर में दुश्मन के चलते हुए युद्धपोतों या फिर एयरक्राफ्ट कैरियर को मार गिराने में सक्षम होगी। इस मिसाइल को जमीन और समंदर दोनों ही जगहों से लॉन्च किया जा सकेगा। इसे विशेष तौर पर भारतीय नौसेना के लिए विकसित किया जा रहा है और परीक्षण सफल होने के बाद भविष्य में इसका नौसेना में इस्तेमाल अरब सागर में, पाकिस्तान और हिंद महासागर में चीन की चुनौतियों को जवाब देने में कर सकेगी। अब आते हैं रॉकेट फोर्स पर। यह जानकारी कुछ ज्यादा ही विशेष है। काफी पहले रॉकेट फोर्स का सपना तीनों ही सेनाओं को ध्यान में रखकर देखा गया था। इसमें भारतीय नौसेना के लिए बैलिस्टिक मिसाइलें तैयार हो रही हैं। ऐसी ही एक एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में हम आपको अभी बता चुके हैं। वहीं भारतीय सेना और वायुसेना ने प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलों का ऑर्डर पहले से ही दिया हुआ है। 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड वाली प्रलय मिसाइल की मारक क्षमता अधिकतम 500 किलोमीटर है। इसे भी डीआरडीओ ने ही विकसित किया है, यानी ये भी पूरी तरह स्वदेशी है। और सबसे बड़ी बात, इसी रॉकेट फोर्स के तहत डीआरडीओ हाइपरसोनिक मिसाइलें भी बना रहा है। वैसे रॉकेट फोर्स की जरूरत भारत में क्यों महसूस हुई, ये भी देखते हैं। भारत 2 दुश्मनों से घिरा हुआ है। चीन के पास पहले से रॉकेट फोर्स है। चीन के पास पारंपरिक लंबी दूरी की मिसाइलों का जखीरा है। समंदर से लेकर लद्दाख के पहाड़ों तक चीन बड़ी चुनौती बना हुआ है। ऐसे में उसकी रॉकेट फोर्स को भारत अपनी रॉकेट फोर्स से चैलेंज देने की तैयारियों में है। वहीं पाकिस्तान ने भी हाल ही में युद्धपोतों से 350 किलोमीटर दूर मार करने वाली स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया। ऐसे में पाकिस्तान भी इस मामले में एक चैलेंज है और भारत की रॉकेट फोर्स इन दोनों दुश्मनों को जवाब देगी। इस बीच भारत ने, खबर आ रही है कि रशिया से पंतसीर खरीदने का भी फैसला कर लिया है। यह एक एरियल डिफेंस सिस्टम है। S-400 हमारे पास ऑलरेडी है। पंतसीर भी बड़ा कामयाब एरियल डिफेंस सिस्टम है। अब बात कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और उनकी
पुलिस की, जिनका मन रह रहकर खालिस्तान और खालिस्तानियों के नाम पर मचलने लगता है। दिल में खालिस्तान प्रेम वाले मंगल गीत बजने लगते हैं और ट्रूडो एंड कंपनी बार बार दुनिया को यह दिखाने लगती है कि रिश्ता बहुत अटूट है। जस्टिन ट्रूडो और उनकी पुलिस कैसे खालिस्तानियों की सेवा में 24 घंटे तत्पर है और खालिस्तानी नेटवर्क पर पर्दा डालने में दंडवत है, इसके 2 नए प्रमाण कनाडा से आए। कनाडा में एक शूटआउट की घटना में खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप सिंह गिल और अर्शद दल्ला को पकड़ा गया, जो भारत का मोस्ट वांटेड है। और पिछले महीने भारत ने जिन 26 गैंगस्टर और आतंकियों की लिस्ट कनाडा को प्रत्यर्पण के लिए भेजी थी, उसमें अर्शदीप का भी नाम था। लेकिन ट्रूडो की पुलिस इतनी कुटिल निकली कि उसने अर्शदीप दल्ला के पकड़े जाने की सूचना भारत से छिपा ली। इसके बाद दूसरा कारनामा यह किया कि खालिस्तानी समर्थक इंद्रजीत गोसाल को बहुत चालाकी से जमानत दे दी, क्योंकि ये वही इंद्रजीत गोसाल है जो ब्रैम्पटन में हिंदू मंदिर पर हमले का मास्टरमाइंड है, जिसे लेकर हिंदुओं में बहुत आक्रोश है। यानी जस्टिन ट्रूडो और उनकी पुलिस के मन में खालिस्तान प्रेम कैसे उमड़ता है, इसको आप समझ सकते हैं। लेकिन आज हम सत्ता में विशेष तौर पर अर्शदीप सिंह गिल और अर्शद दल्ला की क्राइम फाइल खोलने जा रहे हैं, क्योंकि ये खालिस्तानी आतंकी कनाडा में बैठकर भारत में आतंकी गतिविधि और टारगेट किलिंग को रिमोटेडली ऑपरेट करता है। यह खालिस्तानी आतंकी इसलिए भी बहुत खतरनाक है क्योंकि आतंकी हरदीप सिंह निज्जर इसका बॉस रह चुका है। अर्शद दल्ला कनाडा में छिपकर बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का करीबी मित्र है और गुजरात की साबरमती जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का कट्टर दुश्मन भी, और उससे भी ज्यादा खतरनाक है। अर्शद दल्ला आपराधिक नहीं बल्कि आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता है और भारत के दुश्मनों के साथ है। कनाडा ने जिस अर्शदीप गिल उर्फ अर्श डल्ला की गिरफ्तारी की खबर को भारत से छिपाया है, वो मौजूदा वक्त में आतंकी संगठन खालिस्तानी टाइगर फोर्स का बिग बॉस है और ये सत्ता उसने आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद संभाली है। खालिस्तान टाइगर फोर्स का गठन जगतार सिंह उर्फ तारा ने 13 मार्च 2011 को किया था। जगतार सिंह तारा पहले बब्बर खालसा इंटरनेशनल नाम के आतंकी संगठन से जुड़ा था और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या में शामिल था। जगतार की गिरफ्तारी के बाद हरदीप निज्जर KTF का नया चीफ बन गया और अब निज्जर के मारे जाने के बाद KTF की कमान अर्शद डल्ला ने संभाली। ये वही खालिस्तान टाइगर फोर्स है जो भारतीय कानून की डिक्शनरी में आतंकी संगठनों की लिस्ट में शामिल है, जिसे फरवरी 2023 में भारत सरकार ने आतंकवादी संगठन घोषित किया था और तब से खालिस्तानी आतंकवादी अर्शद डल्ला का नाम भी भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में है। अर्शद डल्ला 4 वर्षों से अपनी पत्नी के साथ कनाडा में रह रहा है, वहीं से भारत विरोधी आतंकी गतिविधियां कर रहा है और देश के दुश्मन उसके अजीज दोस्तों में शामिल है। इसी खालिस्तानी आतंकी का नाम दिल्ली और पंजाब पुलिस के साथ भारतीय एजेंसियों के हिट लिस्ट में भी शामिल है। NIA ने इस पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया। अर्शद डल्ला के ऑर्डर पर उसके गुर्गे पंजाब में टारगेट किलिंग करते हैं। इस पर पाकिस्तान के से ड्रोन के जरिए पंजाब में हथियार सप्लाई करने का आरोप है। इसका नेटवर्क लॉरेंस बिश्नोई के नेटवर्क से भी बड़ा है और इसके करीब 700 से ज्यादा शूटर्स भारत में कई राज्यों में सक्रिय हैं। इतना ही नहीं, अगस्त 2022 में उसने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर स्वतंत्रता दिवस पर आतंकी हमले की योजना भी बनाई थी, जो पूरी नहीं हो पाई। खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप सिंह गिल उर्फ अर्शद डल्ला वर्ष 2020 में पंजाब से कनाडा भाग गया था। लेकिन शायद आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जिस अर्शद डल्ला का नाम भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में शामिल है, वो कभी एक छोटा मोटा चोर हुआ करता था, लेकिन आज उसके नाम के साथ खालिस्तानी आतंकी का टैग लग चुका है। पंजाब के मोगा में डल्ला गांव के रहने वाले अर्शदीप सिंह गिल ने बालिग होने से पहले ही अपराध की दुनिया में कदम रखा। एक्सक्यूज मी। पहले अर्शद डल्ला चोरी जैसी छोटी मोटी घटनाओं को अंजाम देता था, लेकिन जल्द उसने रंगदारी मांगने, जानलेवा हमला करने की धमकी देना शुरू कर दिया। साल 2018 के बाद अपराध जगत में उसकी सक्रियता तेजी से बढ़ी और फिर उसका नाम अपहरण और हत्या जैसे संगीन जुर्म में जुड़ गया। इसी बीच उसका संपर्क कनाडा के में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ से हुआ और फिर उसके इशारे पर उसने पंजाब में अपराध को अंजाम देना शुरू कर दिया। अर्शद डल्ला के कारनामों की वजह से खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की नजर उस पर पड़ी और फिर हरदीप निज्जर ने 2021 में KTF यानी खालिस्तानी टाइगर फोर्स का गठन करके उसमें अर्शद डल्ला को शामिल कर लिया।
अब यही खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप सिंह गिल और फर्जल्ला खालिस्तान टाइगर फोर्स का बिग बॉस है। हालांकि अब इसे कनाडा में गिरफ्तार तो किया गया है, लेकिन ट्रूडो और उनके सिस्टम का दिल जैसे खालिस्तान और उसके आतंकियों और समर्थकों के प्रति धड़कता है, उससे लगता नहीं है कि अर्शदल्ला का कुछ होगा भी। खैर, अब कुछ बड़ी और नामी विदेशी कंपनियों के क्वालिटी घोटाले की बात कर लेते हैं। आपके साथ एक बहुत बड़ा धोखा कर रही हैं और इसके बारे में आपको अंदाजा तक नहीं है। दरअसल एक नई रिपोर्ट आई है जिसमें पता चला है कि कई विदेशी ब्रांडेड कंपनियां आकर्षक और झूठे विज्ञापन दिखाकर अपने घटिया गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट भारतीयों को बहुत प्यार से चिपका रही हैं। अगर देखेंगे तो आपको अपने घर में ही इन नामी कंपनियों के कई उत्पाद मिल जाएंगे जिनका इस्तेमाल आप रोज करते हैं, जैसे इनके बनाए टूथपेस्ट, चाय पत्ती, शैम्पू, नमकीन, चिप्स या फिर कोल्ड ड्रिंक्स। इसीलिए इस खबर को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सवाल आपकी सेहत की सत्ता से है। असल में एक ग्लोबल पब्लिक नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन जिसका नाम एक्सेस टू न्यूट्रिशन इनिशिएटिव है, इसने बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम लेकर कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं जिनमें इनका डबल स्टैंडर्ड है। ATNI की रिपोर्ट के अनुसार कई विदेशी कंपनियां भारत में लोगों की सेहत के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रही हैं। ये कंपनी में भारत समेत दुनिया के कई देशों में खराब मिलावटी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बेच रही हैं, जबकि अमेरिका और यूरोप के दूसरे देशों के प्रति इनका नजरिया बिल्कुल अलग है। रिपोर्ट के अनुसार प्रोडक्ट की गुणवत्ता के मामले में कम आय वाले देशों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। जिन देशों की आय कम है वहां कम हेल्थ स्टार रेटिंग वाले प्रोडक्ट सप्लाई किए जा रहे हैं, इनमें भारत भी शामिल है। जबकि जिन देशों की आय ज्यादा है वहां अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं, यानी अमेरिका और यूरोप के देश। इसीलिए इन कंपनियों के क्वालिटी घोटाले से आप सभी दर्शकों को सावधान रहना जरूरी है। जो रिपोर्ट एक्सेस टू न्यूट्रिशन इनिशिएटिव की ओर से जारी की गई है उसमें 30 कंपनियों की रैंकिंग की गई है जिनके प्रोडक्ट्स की हेल्थ रेटिंग में कम आमदनी और ज्यादा आमदनी वाले देशों में बड़ा अंतर पाया गया है। रिपोर्ट में बताया गया कि कम आय वाले देशों में इन कंपनियों के खाद्य उत्पादों की औसत रेटिंग 1.8 थी जो खराब गुणवत्ता की श्रेणी में आते हैं, जबकि ज्यादा आय वाले देशों में ये 2.3 है, यानी जहां अच्छी गुणवत्ता का सामान बेचा जा रहा है। यानी एक ही प्रोडक्ट लेकिन उसकी क्वालिटी अलग अलग और सप्लाई अलग अलग देशों में। बताइए, डबल स्टैंडर्ड नहीं तो फिर क्या है? वैसे आपको बता दें कि हेल्थ स्टार रेटिंग एक सिस्टम होता है जिसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में विकसित किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार ये नामी कंपनियां कम इनकम वाले देशों के साथ भेदभाव करती हैं और उन्हें कम हेल्दी प्रोडक्ट्स मुहैया कराती हैं, जबकि हाई इनकम वाले देशों में जो प्रोडक्ट बेच रही हैं उनकी हेल्थ स्टार रेटिंग कहीं ज़्यादा है। सिर्फ भारत ही नहीं, कंपनी कम हेल्थ स्टार रेटिंग वाले प्रोडक्ट इथोपिया, घाना, केन्या, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस, तंजानिया और वियतनाम जैसे कम आय वाले देशों में भी बेचे जा रहे हैं। खैर,